डियर एस्पिरेंट्स, मैं असीम श्रीवास्तव एक बार फिर से विकल्प दी ऑप्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, आज का मेरा क्लास मॉनसून या भारत की जलवायु से जुड़ा हुआ आखिरी टॉपिक, आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग मृदा, भारत की मृदा और भारत की वनस्पतियों को देखेंगे मेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के बाद मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको ऐप के थ्रू ही देख पाएंगे। आज तक का जितना वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन आज के बाद मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, जो भी टॉपिक्स बचे हैं, वो सब विकल्प दी ऑप्शन के एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध होंगे। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और तब आप आगे के मेरे सारे क्लासेस देख पाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आज का जो बचा हुआ जलवायु का क्लास है, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब तक हम लोगों ने मॉनसून को, शीतकालीन मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून, एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मॉनसून पर, इन सब चीज़ों को समझ लिया है। इसके बाद इसमें जान लेना चाहिए कि भारत में जब हम जान गए कि मानसून का आगमन के लिए मानसून के आगमन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है, कैसे भारत में लो प्रेशर बनता है और गर्मियों में पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है और पछुआ जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाता है, तो ये सब तो हम लोग जान लिए। अब जब मानसून का आगमन होता है तो पूरे भारत में ये कब तक फैल जाता है, और इसके अलावा ये आगमन के बाद ये किस प्रकार भारत में फैलता है, इन सब चीज़ों को पहले हम लोग ध्यान में रख के देखते हैं। तो देखिए, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून पे जो हमारा ये बेसिकली ग्रीष्मकालीन मानसून है, तो इसमें हम लोग आज का टॉपिक होगा मानसून का आगमन। मानसून का आगमन एवं विस्तार, ये अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मानसून का निवर्तन, आगमन और विस्तार देख लेंगे, किस तरह पूरे भारत में ये फैलता है। और तब हम लोग मानसून का निवर्तन देख लेंगे। मानसून का निवर्तन, निवर्तन का मतलब रिट्रीट, मतलब कि मानसून का लौटना, रिट्रीट ऑफ मानसून इसको बोलते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून यानी मानसून का लौटना। फिर हम लोग देखेंगे भारत में वर्षा का वितरण, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि भारत के किन राज्यों में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये हम लोग देख लेंगे। तो ये ज़रूरी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता ये जानना चाहिए कि भारत के किस इलाके में कितनी वर्षा होती है, कहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, कहाँ ठीक ठाक वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है, कहाँ एकदम बिल्कुल ही अपर्याप्त वर्षा होती है। तो इन सब चीज़ों को जानना होगा। ये जब 3 टॉपिक कर लेंगे, तब हमारा लास्ट टॉपिक होगा भारत की जलवायु, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो बस इतना हम लोग कर लेंगे तो मानसून रिलेटेड सारे कुछ सॉल्व हो जाएंगे। और जब मैं प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से, पिछले वर्षों में बीपीएससी ने कौन कौन से सवाल मानसून से जुड़े हुए पूछे हैं, तो जैसे ही मैं पूरा ज्योग्राफी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करा दूंगा, तो मैं सारे टॉपिक से पिछले सालों में कितने सवाल आए, कौन कौन आए और उसका उत्तर क्या होगा, ये सब भी मैं बताऊंगा। तो मानसून से जुड़े हुए जितने भी सवाल अब तक बीपीएससी ने मेंस एग्जाम में, चाहे 7 नंबर, 8 नंबर या 38 नंबर का है, उन सब का मैं फॉर्मेटिंग करके आंसर भी बताऊंगा। एक बार ये पूरा उद्योग परिवहन तक करा लूँगा तब। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी बीपीएससी मेंस की, खासकर ज्योग्राफी की। तो अभी हम लोग करेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हम लोग इस चीज़ को पहले करेंगे कि आखिर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो मानसून, अगर अब चलिए थोड़ा सा पीटी का भी इसमें फैक्ट मान लीजिए कि अगर पूछे, देखिए इस वाले मैप को आप देखिए,
तो देखिए, अगर पीटी में सवाल आए ना कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कहाँ भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, और अगर विकल्प में केरल भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, और कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून का गर्मियों में आगमन होता है। ये भारतीय, देखिए ये जो मैप है ये बड़ा ही आप कह सकते हैं विश्वसनीय है, क्योंकि देखिए ये कहाँ का है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये मैप है। तो इस पर कोई संदेह नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जो मानसून का आगमन हो रहा है भारत में, ये पिछले कई वर्षों का ये औसत आधार पे ये सब मैप तैयार होता है। तो देखिए लगभग 22 मई तक सबसे पहले भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मानसून का, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। लेकिन अगर राज्यों में पूछे तो सबसे पहले राज्यों में 1 जून केरल, 1 जून में आदर्श समय माना जाता है कि 1 जून को केरल में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। तो अगर 1 जून को केरल में मानसून का आगमन हो जाए, ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मानसून न केवल अनिश्चित है अपितु अनियमित है। 1 सप्ताह पहले भी आ सकता है, 10 दिन पहले भी आ जाता है, तो 10 दिन बाद भी आ सकता है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि अगर 1 जून को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है तो लगभग 1.5 महीने लगते हैं, लगभग 1.5 महीने लगते हैं, 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने लग जाते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून को संपूर्ण भारतवर्ष में फैलने में। आप देखिए यहाँ पर 8 जुलाई, ये जो दक्षिण एकदम पश्चिमी राजस्थान है ये 8 जुलाई है, तो 1 जून से करेंगे तो लगभग 1.5 महीने से लगभग 7 दिन कम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस दिन केरल में मानसून का आगमन हुआ उस दिन से लगभग 1.5 महीने के अंदर ये मानसून पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। ये वो रेखा है जो बताती है कि भारत के किन किन इलाकों में एक ही तिथि को मानसून पहुंचती है। अगर आप बिहार की बात करें तो आप देखिए ये 10 जून, ये आप देखिए ये वाला जो है ना 10 जून, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये इलाका महाराष्ट्र का कोंकण तट है, तो महाराष्ट्र में कोंकण तट को भी हिट करता है मानसून 10 जून को। और फिर देखिए इस तरह से ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए, बंगाल की खाड़ी होते हुए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बिहार का जो सीमांचल, जो पूर्वी बिहार है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसी सीमांचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले बिहार में प्रवेश करता है। कब? 10 जून को। और भी 10 जून को कब करेगा? जब केरल में 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाए, और संपूर्ण बिहार में फिर दूसरे हफ्ते के अंत तक यानी 15 जून, ये जो आप देख रहे हैं रेखा, ये रेखा बताती है कि 15 जून तक लगभग पूरे बिहार में मानसून का विस्तार हो जाता है, 15 जून तक। तो उसी तरह से ये संपूर्ण देश में फैलता है। आप दिल्ली देखिए तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है वो दिल्ली का है। आप देख सकते हैं ये रेखा, ये दिल्ली की है। तो 30 जून से 1 जुलाई के आसपास दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली तक मानसून पहुंचता है। इस तरह से लगभग 1.5 महीने में पूरे भारत में मानसून का विस्तार हो जाता है। लेकिन अब जो ये वर्षा होती है ना भारत में, तो जो भारत में वर्षा होती है वो 2 शाखाओं में बंटकर होती है। आप इस वाले मैप को आप देखेंगे तो इस वाले मैप को देखते हैं हम लोग। देखिए तो भारत दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत है, तिकोने आकृति है, 3 तरफ से जल से घिरा है। इसीलिए जब मानसून का आगमन होता है तो भारत, दक्षिण भारत के तिकोने आकृति कारण ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा जो इधर से बारिश करते हुए इधर तक पहुंचती है, इस संपूर्ण इलाके को कवर करती है, इसको अरब सागर की शाखा बोलते हैं। और एक शाखा जो इधर से आकर ये संपूर्ण इलाके को कवर करती है, इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो अरब सागर की शाखा से पूरे भारत में किन किन इलाकों में कहां कहां बारिश होती है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मानसून का आगमन, अब मानसून का हम लोग विस्तार देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर
वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दिखा रहे हैं अरब सागर की पहली शाखा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि जो अरब सागर की पहली शाखा दक्षिण पश्चिम मॉनसून का विस्तार दो शाखाओं में बंटकर होता है। तो देखिए अरब सागर की जो पहली शाखा है वो यहाँ भारत में केरल में इस तरह से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये जो मलाबार तट है, ये देखिए इस तरह से प्रवेश करती है। तो आप देखिए ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, उस मैंने आपको पढ़ाया कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल एकदम खड़ा है, और जबकि इसकी पूर्वी ढाल जो है वो मंद है। इस तरह से हमारा पश्चिमी घाट है। इसीलिए ये जो पश्चिमी घाट है, अरब सागर की जो ये शाखा है, पहली शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की, इसके लिए अवरोध का काम करता है। अब यहाँ से देखिए ये जो मानसूनी शाखा इसे टकराई तो ये अवरोध उत्पन्न करता है, काफ़ी ऊंचा भी है, क्योंकि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पोर्शन जो है, ऊंचा हिस्सा वो दक्षिण भारत में ही है। अनामलाई अनाईमुदी सबसे ऊंची 2695 यानी लगभग 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई है इस इलाके में। तो अच्छी खासी ऊंचाई है जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी शाखा को रोकने में कामयाब हो जाता है। तो इसके सहारे ये जो है ना ऊपर उठना शुरू करती हैं, और आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस हवाओं का कम होता है। तो हवा जैसे जैसे उसका तापमान कम होता जाता है ना, तो वो बादल फॉर्मेशन होता है, जलवाष्प बादल बनते हैं, और फिर पुनः संघनन की क्रिया यानी बादल फिर जल बूंदों के रूप में वर्षा कराते हैं। इसीलिए पश्चिमी घाट चूंकि अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए यहाँ जो अरब सागर की पहली शाखा है वो करीब 1200 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है, और इसके बाद बादल निर्माण होता है। अब चूंकि अरब सागर से वो पूरी आर्द्रता लेकर वो हवा जाती है, इसीलिए ये जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, ये वाला जो ढाल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। 200 सेंटीमीटर, 200, 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। अब इस ढाल को ना एक शब्द आता है, इस ढाल को हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी ढाल भी बोलते हैं। पवनाभिमुखी ढाल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, यानी कि पश्चिमी घाट का वह ढाल जो हवा के मुख के सामने पड़ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट इस शाखा को रोककर ऊपर इसके सहारे हवा उठती है, तापमान घटता है, बादल बनते हैं और ज़बरदस्त बरसात इस इलाके में होती है। इसके बाद देखिए ये जो शाखा है, इसके बाद जब ये शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल को पार करके उतरती है, अब यहाँ से देखिए ये तो खूब बरसात हो गई, अब ये इधर से उतरती है, जब नीचे उतरती है तो ऑलरेडी जितनी इसमें आर्द्रता थी वो तो सारा का सारा पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे बरस गया। अब जो उसमें बची कुची आर्द्रता है वो लेकर अब ये इस पूर्वी ढाल के सहारे, अब ये कौन सा ढाल है, इस ढाल को बोलते हैं पवनाभिमुखी। ये भीमुखी था, ये पवनाभिमुखी ढाल, इसको बोलते हैं लीवार्ड स्लोप बोलते हैं ना। तो इधर जब वह ढाल जो कि पवन के विमुख है, उसके मुख के सामने नहीं है, तो इधर जब पवन वो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा उतरती है, ऑलरेडी उसकी सारी आर्द्रता बरस चुकी होती है, तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत आर्द्रता बची रहती है वो जैसे जैसे नीचे उतरती है ये वायु गर्म होती जाती है, वायु का तापमान बढ़ते जाता है, तो जो भी उसमें आर्द्रता थी वो वाष्पीकृत होने लगता है। इसीलिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि कम बरसात होती है, और जैसे जैसे ये हवा आगे की ओर बढ़ती है, इधर आगे की ओर बढ़ती है, तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो है बहुत ही कम बरसात प्राप्त कर पाता है।
50 सेंटीमीटर या उससे भी कम बरसात इस इलाके में होती है। तो इस इलाके को क्या बोलते हैं? इस इलाके को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। इस इलाके को बोल दिए वृष्टि छाया क्षेत्र, जहां बहुत ही कम वर्षा हुई। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रेन शैडो एरिया। ठीक है, रेन शैडो एरिया। तो जो पवन के सामने वाली ढाल है पश्चिमी ढाल, वहां जमकर वर्षा, और पवन के विमुख जो ढाल है पूर्वी ढाल, उधर कम वर्षा, और आगे पूरब की तरफ बढ़ने पे और भी कम वर्षा, जिसके कारण ये संपूर्ण दक्षिण भारत का ये जो इलाका है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अरब सागर की जो दूसरी शाखा है वो कहाँ से भारत में प्रवेश करती है और वो कहाँ तक जाती है, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए ये जो अरब सागर की दूसरी शाखा है वो गोवा और ये कोंकण तट, मुंबई, इन सब इलाकों को हिट करती है सबसे पहले, इसीलिए 10 जून के आसपास। तो इसीलिए मुंबई में देखते होंगे आप लोग कि बहुत ज़्यादा बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, क्योंकि एकदम फ्रेश हवा है, ये पूरी आर्द्रता लेकर अरब सागर से ये हिट करती है कोंकण तट और महाराष्ट्र के कोंकण तट और मुंबई को, इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, तो इधर खूब बरसात हो गई। अब धीरे धीरे वर्षा की जो मात्रा है वो तो कम होती जाएगी, लेकिन इस इलाके में पश्चिमी घाट की ऊंचाई उतनी नहीं है जितनी कि दक्षिण में है, तो इधर वर्षा की मात्रा यहाँ की तुलना में अधिक होती है। और ये जो पवन है ये बहुत बड़े क्षेत्र में बरसात कराते, पूरे मध्य भारत में ये पवन बरसात कराते कराते और इस तरह से छत्तीसगढ़ होते उड़ीसा होते हुए ये पहुंचती है छोटा नागपुर के पठार पर, झारखंड में प्रवेश करती है। अब यहाँ से इतनी दूरी ये तय करती है तो ये बरसते चली जाती है, बरसते चली जाती है तो उसकी आर्द्रता, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जो इसमें है वो कम होती चली जाती है। इसलिए छोटा नागपुर के पठार तक पहुँचते पहुँचते इस शाखा से मात्र 15 सेंटीमीटर तक बरसात हो पाती है। और इसके बाद देखिए ये कौन सा मैदान है, ये गंगा का मैदान है। तो इस छोटा नागपुर के पठार को पार करके अरब सागर की जो दूसरी शाखा है वो बिहार में गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है, और इधर से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है उसके साथ हो लेती है, मिल जाती है और पश्चिम की तरफ बढ़ती है। अब अरब सागर की तीसरी शाखा की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसको हटा दें यहाँ। अब देखिए अरब सागर की तीसरी शाखा, तो तीसरी शाखा को दिखाने के लिए अरब सागर की हम लोग जरा यहाँ पे पहले अरावली हिल्स को बना लेते हैं। तो ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो तीसरी शाखा है अरब सागर की, ये जो आप गुजरात देख रहे हैं ना ऊपर, ये कच्छ का प्रायद्वीप है ये, और इसको सौराष्ट्र प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये जो यहाँ से तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में प्रवेश करती है, और इधर से बरसात कराते हुए और ये कच्छ होते हुए ये पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखिए ये सीधा जाती है। देखिए यहाँ पर नीचे जो पहली शाखा थी उसकी दिशा कैसी थी, उसकी दिशा पश्चिमी घाट के लंबवत थी, इसीलिए पश्चिमी घाट इस पवन को रोक लेता है और झमाझम बारिश करा देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पवन की दिशा अरावली के कैसे है, लंबवत नहीं है, समानांतर है। इसीलिए अरावली की पहाड़ी इस अरब सागर की जो तीसरी शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, उसके लिए अवरोध उत्पन्न नहीं करा पाता है, और इस कारण से जो पश्चिमी राजस्थान है इस इलाके में बहुत ही कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। जैसलमेर में तो अगर जैसलमेर की बात करें यहाँ पे तो 9 सेंटीमीटर तक ही बरसात होती है। तो इसी कारण से इस इलाके में जो स्थलाकृति बनी उसको हम लोग मरुस्थलीय स्थलाकृति भी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत ही कम बरसात कराते हुए ये शाखा पहुंच जाती है पंजाब हरियाणा के मैदान में, और फिर यहाँ पे भी अब तो इसकी नमी कमी होती जाती है तो यहाँ कम ही बरसात होती है। इसीलिए ये सब इलाका जो है ना शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, जहाँ बहुत ही कम औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर या उससे कम ही होती है। तो इस तरह से ये 3 शाखाएं इतने बड़े इलाके में बरसात कराती हैं। तो जहां पहले प्रवेश करती हैं वहां अधिक बरसात होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं आर्द्रता समाप्त होती जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। इसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
बंगाल की खाड़ी की शाखा को। तो आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से किस प्रकार किन किन इलाकों में बरसात होती है भारत में। तो इसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तो उत्तर लेखन में दिक्कतें नहीं आती। तो आप अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पर एक पहाड़ी है हिमालय का दक्षिण की ओर, जो ये सिंटेक्सियल बेंड है हिमालय जो ये दक्षिण की ओर मुड़ता है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं, उसी का क्रम है यहाँ पर म्यांमार में, और इसको बोलते हैं अराकान की पहाड़ियाँ या अराकान योमा। अराकान पहाड़ियाँ यहाँ पर है म्यांमार में, अराकान की चोटियाँ हैं, अराकान रेंज है यहाँ पर। अब देखिए इसका संबंध है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर लेता हूँ। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो सीधा पूरे बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए वो सीधा देखिए यहाँ पर हिट करती है, इस इलाके में सीधी जाती है और वो बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को हिट करती है और अराकान योमा पहाड़ियों को हिट करती है। अब हिट करने के कारण ये जो अराकान पहाड़ियां हैं, इन मॉनसूनी पवनों को विक्षेपित कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं भारत की तरफ। अब यहाँ से इन टकराने के कारण यहाँ तो बरसात होती ही होती है, लेकिन इस मॉनसूनी पवन का एक बड़ा हिस्सा विक्षेपित हो जाता है भारत की तरफ, और यहाँ से इसकी दिशा इस तरह से बदल जाती है, इस तरह से इसकी दिशा बदल जाती है। इस तरह से आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि भले भारत में ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली मानसून से होती है, लेकिन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो मानसूनी पवन गर्मी में प्रवेश करती है ग्रीष्म ऋतु में, वो दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश नहीं करती है, वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। तो कभी बहुत अच्छा सवाल प्रीलिम्स में आया ना कि भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन है वो किस दिशा से प्रवेश करते हैं, तो वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करते हैं। अब देखिए, अब जब ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, तो ये पवन के लिए जो है दो तरफ लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ सूर्य के तापीय प्रभाव से। इस इलाके में भी लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर भी लो प्रेशर बेल्ट है। इसीलिए ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ना, भारत में प्रवेश तो करती है लेकिन दो शाखाओं में बंट जाती है, दोनों लो प्रेशर की तरफ ये पवनें जाती हैं। तो इसकी एक शाखा जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बरसात होती है क्योंकि इस आर्द्रता से भरी हुई है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में 150 से 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब जैसे जैसे ये पश्चिम से पूरब जाएगी, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसलिए भी आप किताबों में पढ़ते भी होंगे कि भारत में भारत में पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इधर से ही तो मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं, आर्द्रता को लेकर बरसती चली जाती हैं, और जितनी दूर जाएंगी उनमें आर्द्रता की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। तो ये याद रखेंगे कि भारत में पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। एक और बात बता देता हूँ। अच्छा चलिए, इसको अभी पहले विस्तार देखिए, फिर उसका निवर्तन में देखेंगे। तो आप यहाँ देखिए, इसके बाद ये जो है बिहार के सीमांचल में प्रवेश करती है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में मानसून सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवेश करता है, क्योंकि इसकी दिशा ऐसे ही है। उन्हीं जिलों में ये पहले, तो जब भी मानसून का आगमन होता है गर्मियों में बिहार में, सबसे पहले पूर्णिया, किशनगंज में ही बरसात होती है। और इसके बाद ये इसकी दिशा, अब देखिए यहीं पे समझ में आता है कि हिमालय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहीं पर तो ये हिमालय पर्वतमाला है, ये है हिमालय पर्वतमाला। इस तरीके से हिमालय पर्वतमाला आज नहीं होता तो आज हम जिस रूप में जी रहे नहीं जी पाते, क्योंकि ये उत्तर से आने वाली साइबेरियाई ठंडी पवनों को रोक लेता है, मध्य एशिया से भारत को अलग कर देता है, और ये जो मानसूनी पवनें हैं इसको उत्तर की तरफ, मध्य एशिया की तरफ, तिब्बत की तरफ नहीं भागने देता है। कहता है कि नीचे नीचे चलो, हमारे पूरे भारत में बरसात कराओ। और इस तरह हिमालय के कारण ये मानसूनी पवनें अब इधर पश्चिम की ओर मुड़ती हैं।
और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, देखिए ये जो मैंने बताया था अरब सागर की जो छोटा नागपुर पठार में पहुंच के, ये भी इस शाखा से मिल जाती है। और इसके बाद फिर ये पूरा इस इलाके में बरसात कराती हुई, वर्षा की मात्रा कम होती है, जो पंजाब हरियाणा की शाखा है इसके साथ ये मिलती है। तो यहाँ तक तो ये भी पहुँचते पहुँचते इसकी भी आर्द्रता समाप्त हो जाती, कम हो जाती, ये भी कमज़ोर हो जाती, ये भी कमज़ोर। लेकिन दो कमज़ोर मानसूनी पवनें आपस में मिल के फिर मजबूत होती हैं, और उसके बाद ये जो इलाका आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का, ये जो दक्षिणी ढाल वाला इलाका है हिमालय का, इधर बरसात होती है। और इस तरह से अगर 1 जून को केरल में मानसून का आगमन हो जाए तो लगभग 1.5 महीने में पूरे भारत में फैलती है। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी जो दूसरी शाखा है, ये दूसरी शाखा बांग्लादेश से होते हुए अब ये इन इलाकों में झमाझम बारिश कराती है, खूब बरसात कराती है। और इसी की एक शाखा, बस आपको वो दिखे इसलिए यहाँ पे कलर बदल रहा हूँ, अब इसी पवन की एक शाखा यहाँ पर मुड़ जाती है, और यहीं पर है गारो खासी जयंतिया, और यहीं पर है खासी पहाड़ी, और इसी खासी पहाड़ी के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। इसी खासी पहाड़ी आप कह सकते हैं पूर्वी हिस्से पर, तो पूर्वी खासी पहाड़ी पर ही स्थित है मौसिन राम, जहां संसार में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। क्योंकि मौसिन राम जो एक चट्टानी स्थलाकृति पठार है, उसकी आकृति कीप के समान है, ये कीप के समान है, इसीलिए इसके ऊपर जैसे ही ये शाखा पहुंचती है बंगाल की खाड़ी की एक उप शाखा, पूरा का पूरा बादल उस चट्टानी स्थलाकृति के ऊपर ट्रैप हो जाता है, और पूरी जितने उसमें आर्द्रता है सब बरसात हो जाती है। इसीलिए संसार में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा मौसिन राम में होता है। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर 1180 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। दुनिया में इतनी वर्षा कहीं नहीं होती। और मौसिन राम के बगल में ही एक स्थान है चेरापूंजी। हम लोग तो बचपन में जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो चेरापूंजी ही रखते थे कि संसार में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। तो मौसिन राम और चेरापूंजी में जो कुल बरसात की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 4-5 सेंटीमीटर की, 4 से 5 सेंटीमीटर का ही अंतर है। अगर यहाँ 1180 सेंटीमीटर प्लस है तो यहाँ पर 1170 सेंटीमीटर या 1175 सेंटीमीटर प्लस होगा। लेकिन चूंकि आंकड़े की बात है तो मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो इस तरह से अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि भारत में किस प्रकार मानसून का आगमन और विस्तार होता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर कोरोमंडल का तट, या आप कह सकते हैं तमिलनाडु का तट, गर्मियों में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, ऐसा क्यों? या आप कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान जो तमिलनाडु का तट है या कोरोमंडल तट है वो शुष्क क्यों रह जाता है? तो इसके लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण कि ये वाला इलाका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, अरब सागर की शाखा के रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है। और दूसरा कारण आप देखिए, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है और ये जो है ये कोरोमंडल का तट है। तो देखिए जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो कोरोमंडल तट के समानांतर निकल जाती है, कोरोमंडल तट की ओर नहीं जाती है। इसके कारण इस वर्षा का, इस मानसूनी हवा का इससे कोई संबंध ही स्थापित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि गर्मियों में कोरोमंडल तट पर नाम मात्र की वर्षा हो पाती है। तो यहाँ कब वर्षा होती है? यहाँ जाड़े में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, जो मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पर ये इस तरह से उत्तर पूर्वी मानसून आकर जाड़े में नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पर भारी बरसात कराती है। इसीलिए तमिलनाडु जो हमारा राज्य है ना, अपने कुल औसत वार्षिक वर्षा का सिर्फ 30 से 40% ही गर्मियों में प्राप्त करता है, जबकि 60 से 70% वर्षा वो नवंबर दिसंबर में जाड़े में शीतकालीन मानसून से प्राप्त करता है। तो इस तरह से मैंने आपको आगमन और विस्तार समझाने का प्रयास किया है मानसून का। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अब जरा हम लोग देखते हैं मानसून का निवर्तन, रिट्रीट ऑफ मानसून। ठीक है, पहले आप इसी मैप पर पहले आप इसको देख लीजिए, तब आपको जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड वर्जन है वो भी मौसम विभाग का ही है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। भारतीय मौसम विभाग का वो सब मैप है। तो यहाँ आप देखिए कि केरल में कब मानसून का आगमन हुआ। जैसा कि मैंने कहा लगभग 1 जून को, अगर आदर्श में मान ले कि 1 जून को केरल में आगमन हो गया, तो मैक्सिमम 15 जून तक
इसका विस्तार इस इलाके तक हो जाता है, यानी संपूर्ण भारत में हो जाता है। सबसे आखिरी में यहीं पहुंचती है मानसून की शाखा, पश्चिमी राजस्थान में। तो सबसे आखिरी में पहुंचती है, सब जगह से बरस कर पहुंचती है, इसीलिए वहां वर्षा की मात्रा बहुत कम है। दूसरा, अरावली कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती। तो अब जो यहाँ पर है ना कि जो लौटने का सिलसिला शुरू होता है, तो जैसे कहे ना कि हमने टॉपिक क्या बनाया अभी, रिट्रीट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी में बात करें तो मानसून का निवर्तन, मॉनसून का निवर्तन। आप देखते होंगे 26 जनवरी का समारोह समाप्त होता है तो बीटिंग द रिट्रीट होता है, सेरेमनी होती है। जो भी राष्ट्राध्यक्ष आमंत्रित किए जाते हैं वो समापन समारोह होता है, उसको रिट्रीट ऑफ बीटिंग द रिट्रीट बोलते हैं। उसी तरह मॉनसून का लौटना भी हमारे लिए समारोह ही है, क्योंकि हमारी संपत्ति खुशहाली का प्रतीक है। इसीलिए इसके लौटने पर दुख नहीं होता है, क्योंकि उम्मीद होता है कि ये फिर अगली बार आएगा, ये अपना काम इस बार कर गया। तो मॉनसून का निवर्तन यानी कि लौटना, आप इसको कह सकते हैं। कैसे लौट जाता है, तो अब यहाँ पे सवाल होना कि किन महीनों को कहा जाता है भारत में निवर्तन की ऋतु, तो अक्टूबर नवंबर महीने, क्योंकि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना है ना, नवंबर आते आते अधिकांश भारत को छोड़ चुका होता है मॉनसून। तो सबसे पहले क्या होता है कि मॉनसून भारत में कमजोर पड़ जाता है, वर्षा ऋतु समाप्त होने लगती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सूर्य 0 डिग्री से कर्क रेखा की ओर जाए तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और 0 डिग्री से विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर जाए तो उसको दक्षिणायन या मकरायण बोलते हैं। तो सितंबर का महीना अंत होते होते सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाता है। अब सूर्य दक्षिणायन हो गया तो फिर सूर्य की तिरछी रोशनी भारत, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, यानी भारत पर तापीय प्रभाव कम होगा। तो क्या होता है, जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है, संपूर्ण जो गंगा का मैदान या उत्तर भारत का मैदान है, वहाँ तापमान कम होने से अब लो प्रेशर की बजाय हाई प्रेशर होता है। तो जो लो प्रेशर की जो बेल्ट होती है वो सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ साथ वो भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो जब लो प्रेशर खत्म, हाई प्रेशर हुआ, तो वर्षा होगी नहीं, क्योंकि वर्षा होने के लिए किसी स्थान पर तापमान अधिक और लो प्रेशर होना चाहिए, तभी सभी जगह से हवाएं आएंगी, वर्षा कराएंगी। तो इसीलिए सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही उत्तर भारत के मैदान से भी लो प्रेशर बेल्ट की जो द्रोणी है वो नीचे विस्थापित हो जाती है, और मॉनसून जो है सितंबर के पहले सप्ताह में ही पश्चिमी राजस्थान को छोड़ देता है। अब इस इलाके से वो सितंबर के पहले सप्ताह में ही लौट जाता है, और इसके बाद सितंबर का जो महीना है वो अंत होते होते इन संपूर्ण इलाकों से मॉनसून लौट जाता है। ये वो इलाका है जिसमें कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हमारा सेंटर का जो हाईलैंड है, मध्यवर्ती पठार है, इन सब इलाकों को मॉनसून जो है वो छोड़ देता है सितंबर समाप्त होते होते। और उसका ये जो इलाका आप देख रहे हैं पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, अक्टूबर के महीने में, मतलब अक्टूबर के आरंभ में ही 7 अक्टूबर 10 अक्टूबर होते होते इस इलाके से भी, ये जो पूर्वी भारत है और ये जो उत्तर पूर्वी भारत है, इधर से भी अक्टूबर प्रथम वीक तक इधर से भी मॉनसून जो है वो लौट जाता है। और इसके बाद जो है वो मॉनसून जो है दक्षिण की तरफ बढ़ता है, और नवंबर शुरू में ये जो है कर्नाटक और ये पूरा इलाका अक्टूबर लास्ट तक छोड़ देता है, और नवंबर तक जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु, और नवंबर लास्ट होते होते दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये जो मानसून है पूरी तरह से भारत को छोड़ चुका होता है। इस तरह से मानसून लौट जाता है पूरे भारत से। तो इसमें एक सवाल बनता है कॉन्सेप्ट वाला कि भारत में मानसून की सबसे लंबी अवधि किस राज्य में होती है, या भारत में मानसून की सबसे कम अवधि किस क्षेत्र में होती है, किस राज्य में होती है। तो देखिए, सबसे बाद में पहुंचता है पश्चिमी राजस्थान में, और सबसे पहले विदाई ले लेता है पश्चिमी राजस्थान से। मतलब पश्चिमी राजस्थान में ये अपनी वापसी का टिकट करा कर जाता है। ऐसे गेस्ट अगर हमारे यहाँ आते हैं तो बड़े अच्छा लगता है, जिनका लौटने का टिकट पहले से कंफर्म रहता है, बहुत अच्छा हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे देर में गया और सबसे पहले लौट जाता है। तो सर मानसून की सबसे कम अवधि इस इलाके में होती है, लेकिन सबसे अधिक अवधि जो है वो
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 जून को ही अगर मान ले कि मानसून आया तो लौटा कब? नवंबर दिसंबर लास्ट तक, यानी यहाँ तो केरल में 6 महीने तक बरसात होती है। इसीलिए जैसे जैसे, अब आप इस पे क्या निष्कर्ष पहुंचे कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण आएंगे मानसून की अवधि बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है ना? और इस तरह से मानसून हमारे पूरे देश को छोड़ देता है। तो अब ये भी हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मानसून का आगमन, विस्तार, लौटना, निवर्तन इनको कर लेंगे तो हम देखेंगे कि पूरे भारत में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, वर्षा का वितरण किस प्रकार का है। देखिए, भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। भारत में लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो कि पर्याप्त वर्षा मानी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है? वर्षा का एक समान वितरण नहीं है। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। तापीय प्रभाव, अक्षांशीय विस्तार, स्थलाकृति, ये सब कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। और ये भारत जो है स्थलाकृतिक विविधताओं वाला देश है। इसीलिए किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, किसी क्षेत्र में पर्याप्त, किसी में कम, किसी में बिल्कुल ही कम। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक वर्षा होती है, लेकिन फिर किसी क्षेत्र में वर्षा होती ही नहीं है, ना के बराबर, तो किसी में ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इसलिए दिक्कत आ जाती है। इसीलिए पर्याप्त जल संसाधन होते हुए भी हमारे यहाँ कुछ इलाकों में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो कुछ इलाकों में जल संकट विद्यमान हो जाता है। तो इसमें प्राकृतिक कारण भी उत्तरदायी है कि भारत में जो अगर जल संकट हम फेस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मानवीय कारक ही नहीं, ये प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी है। तो हम लोग पूरे भारत में देखते हैं कि सब कहाँ वर्षा की कितनी मात्रा होती है। तो इसके लिए ये मैप है, ये मैप एनसीईआरटी की किताब का है, तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी विश्वसनीय आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर ना भारत को 4 भागों में बांटा गया है। तो जो 4 भागों में बांटा गया है, पहला भाग होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो भारत में उन क्षेत्रों को बोलते हैं मैक्सिमम रेनफॉल एरिया। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत में उनको कहा जाता है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो भारत के जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उनको अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। फिर दूसरे वो क्षेत्र हैं जहां पर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियम रेनफॉल एरिया। तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तो भारत के वो क्षेत्र कहलाते हैं मध्यम वर्षा वाले जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कम या न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। जो तीसरा क्षेत्र है भारत का, इसको हम लोग कहते हैं न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, मिनिमम रेनफॉल एरिया। तो भारत में जहां भी 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो जाती है, भारत के जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक रह जाती है, उसको हम लोग कम वर्षा, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र बोलते हैं। और चौथा अपर्याप्त, इनसफिशिएंट रेनफॉल एरिया। तो चौथा है अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। अब ये कौन से क्षेत्र होते हैं? तो ऐसे क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अब कहाँ देखिए, तो पहले अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप देखिए ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, जो कोंकण तट से शुरू हो रहा है और मलाबार तट तक जाता है। यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, यहाँ हो रही है बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक।
फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय वाला जो हमारा ये यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। फिर यहाँ देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी ज़्यादा बरसात हो रही है। और फिर देखिए उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र, इन इलाकों में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात हो रही है, मणिपुर को छोड़कर। मणिपुर में मध्यम वर्षा होती है, ये अपवाद है, बाकी ये इन इलाकों में अधिक बरसात होती है। तो यहाँ पर इस कलर से इसको रंग दिया गया है। और मोर देन 200 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले। अब ये सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी तटीय मैदान, कोंकण तट से लेकर मलाबार तट, अंडमान, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। फिर हम लोग बात करेंगे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात हो पाती है। तो ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका, इसके लिए दूसरा कलर लेंगे हम लोग। तो देखिए ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये इलाका इवन मणिपुर भी, और ये जो पूर्वी तटीय मैदान और कोरोमंडल तट है, ये इलाका 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त कराता है। इसमें बात करें तो पूर्वी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का तट, फिर इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और हिमालय की जो तराई वाले क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और ये जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है, जो कि इधर अधिक बरसात होती है और उतरने पर कम बरसात होती है, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, तो इन इलाकों में 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है 100 से 200 सेंटीमीटर। और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अब देखिए ये वाला जो इलाका है ये मिनिमम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये वाला इलाका भारत में, ये वाला जो पूरा इलाका है ये न्यून वर्षा का क्षेत्र है। तो ये कौन कौन सा इलाका इसमें आ जा रहा है? न्यून वर्षा का मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर। अब 50 से 100 सेंटीमीटर का आप औसत निकालेंगे तो कितना होगा? 75 सेंटीमीटर। तो जिन इलाकों में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर तक होती है ना, उसको शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र बोलते हैं, ड्राई क्लाइमेट एरिया कहते हैं। तो कौन कौन सा? तो देखिए इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल का पर्वतीय क्षेत्र, फिर इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का इलाका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का हिस्सा इसमें शामिल है। थोड़ा कर्नाटक का हिस्सा इसमें शामिल है। और सबसे कम वर्षा, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त वर्षा, देखिए ये वाला जो इलाका है यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है। इस इलाके में होती है अपर्याप्त वर्षा। इस इलाके में 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। तो मैंने बताया था कि दक्षिण में रेन शैडो एरिया बनता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र, पूरा का पूरा राजस्थान और ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कम बरसात होती है, अपर्याप्त वर्षा होती है, इनसफिशिएंट, बहुत ही कम, 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, 115 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का वितरण असमान है। इससे राज्यों के विकास के दर पर भी प्रभाव पड़ता है। जहां बहुत अधिक या पर्याप्त वर्षा होती है वहां खेती अच्छी होती है। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा विकास हो रहा है। तो और जहाँ नहीं है वहाँ सिंचाई की, अगर सरकारों के द्वारा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई है कृत्रिम संसाधनों से, तब तो कम वर्षा का जो बुरा प्रभाव है वो मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा बहाल नहीं हो पाई है वहाँ साल में एक ही फसल की खेती हो पाती है, मानसून के समय। तो इस तरह से अगर पूरे भारत में तीनों फसल ऋतु में 3 फसलें उगाई जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे भारत में सिंचाई की सुविधा बहाल की जाए, तब जाकर भारत दुनिया को अनाज खिला सकेगा। तो इस तरह से ये वर्षा का वितरण है।
तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर आखिरी टॉपिक जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये बीपीएससी ने पूछा हुआ है 38 नंबर का सवाल, उसमें पूछा हुआ है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसके पहले हम लोग मौसम किसको कहते हैं, जलवायु किसको कहते हैं, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं, और तब हम लोग ये देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये भी आपको बताया। अब आगे देखिए, तो हमारा अब अगला टॉपिक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मौसम, फिर हम लोग पहले समझते हैं मौसम किसको कहते हैं, फिर हम लोग कहेंगे जलवायु किसको कहते हैं, और तब हम लोग कहेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, और तब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले मौसम। देखिए, वातावरण में कम समय में होने वाले परिवर्तनों का संबंध मौसम से है। मौसम कम अवधि में जो वातावरण के तापमान, वायुदाब, बादल, हवा, इन सब के गुणों में जो परिवर्तन होता है ना, उसको हम लोग मौसम बोलते हैं। तो मौसम जो है, मौसम के कुछ तत्व होते हैं, उसी के आधार पर वातावरण में क्षणिक रूप में तुरंत ही परिवर्तन होता है। तो मौसम के तत्व क्या होते हैं, जैसे कि मौसम का जो तत्व होता है तापमान, मौसम का तत्व होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, मौसम का तत्व होता है वर्षा की मात्रा या वर्षा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मौसम का तत्व होता है आर्द्रता, मैं वो लिख चुका हूँ। मौसम का तत्व होता है बादल, मौसम का तत्व होता है दृश्यता, विजिबिलिटी। तो चलिए इन्हीं तत्वों पे देखते हैं। देखिए, अभी अचानक बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाए, या गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान, दिन में तो कहते हैं ना कि बहुत तेज गर्मी है, बहुत गर्मी है। शाम के समय अगर ठंडी हवा चलने लगे, वायु हवा, अगर शाम के समय हवा ठंडी चलने लगे तो कहेंगे मौसम सुहाना हो गया। यानी दिन में प्रचंड गर्मी थी, शाम में सुहाना हो गया। वर्षा कम हो तो राहत मिलती, ठीक ठाक वर्षा हो तो राहत मिलती, यानी मौसम में बदलाव हुआ। आर्द्रता अगर 100% हो गई तो वर्षा होगी, आर्द्रता अगर 100% नहीं हुई, 80%, 75%, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे उमस होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। मौसम जो है वो कंफर्टेबल नहीं रह जाता है। लेकिन जहाँ आर्द्रता बढ़ के 100% हुआ, वर्षा शुरू हो जाएगी और राहत मिलने लगेगी। ये मौसम में परिवर्तन हुआ। दृश्यता, जाड़े के समय आप देखिए, अब सुबह आप उठेंगे, लगेगा कि मौसम साफ है, जैसे आप गाड़ी निकालकर दफ्तर की ओर निकलेंगे, कार्यालय की ओर, देखेंगे अरे अचानक कहाँ से कुहासे आ गए, कोहरा आ गया, आगे विजिबिलिटी, दृश्यता जीरो है, आगे दिख नहीं रहा है, हेडलाइट जो है गाड़ी का वो किसी काम का नहीं है, और हनुमान चालीसा पढ़ते गाड़ी चला रहे हैं। तो क्या हुआ, ये जो है, ये जो मौसम के तत्व हैं, इनके कारण वातावरण में कम समय में ही बदलाव होता है, और इन्हीं तत्वों के कारण जो है वो मौसम का निर्माण होता है। लेकिन जब हम किसी स्थान विशेष के मौसम का लगभग कम से कम 30 वर्षों तक अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम बताते हैं कि इस स्थान की जलवायु कैसी है। यानी मौसम कम समय को दर्शाने वाली विशेषता है वातावरण की, तो जलवायु लंबे समय में मौसम में होने वाले परिवर्तनों के आंकड़ों का औसत होता है। तो जलवायु एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी अवधारणा है। तो कम से कम 30 वर्ष का हम लोग मौसम का गणना करते हैं, मौसम वैज्ञानिक किसी क्षेत्र का, तब हम कंक्लूजन निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। अब अगर हम भारत की जलवायु को लेकर बात करें, भारत की जलवायु को लेकर बात करें कि भारत की जलवायु कैसी है,
तो आप देखिए, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार इसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो आप जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध होता है। तो कर्क रेखा के नीचे का जो इलाका है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पड़ता है। उष्ण मतलब गर्म, उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी ये वो क्षेत्र है जहां सालों भर तापमान उच्च रहता है, शीत ऋतु का प्रभाव 9 के बराबर होता है, ये वो क्षेत्र है। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है ना, वो शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। लेकिन अब जैसे कि बिहार, अब झारखंड से बंटवारे के बाद बिहार पूरा का पूरा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में है। लेकिन आप देखिए, जो लोग भी बिहार के इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या बिहार में ठंडी पड़ती है? साल में बमुश्किल 2 महीना शीत ऋतु, जाड़े की ऋतु हम लोग अनुभव करते हैं, बाकी 10 महीना गर्मी ही होती है। कारण उसके लिए कई सारे फैक्टर हैं। आज के समय में तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, लेकिन जो मेजर है यहाँ पर देखिए, प्रहरी के रूप में कौन खड़ा है? हिमालय। अब ये हिमालय पर्वतमाला क्या करता है? भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग कर देता है और साइबेरिया से आने वाली शीतल पवनों को रोक लेता है। तो रोक लेने के कारण क्या होता है, अगर हिमालय नहीं होता तो कम से कम उत्तर भारत तो साल भर साइबेरिया वाली स्थिति हो जाती, बर्फ जमी रहती, खेती नहीं होती और दूसरे तरह की हमारी जीवन शैली होती, साइबेरियाई टाइप, मंगोलियाई टाइप। लेकिन हिमालय है तो हम 6 ऋतुओं का आनंद ले रहे हैं। भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ 4 नहीं 6 ऋतु हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार। तो हिमालय के अस्तित्व के कारण ये जो उपोष्ण कटिबंध है, इस इलाके में भी बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव हम नहीं करते हैं। तो भले ही ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है भले ही, लेकिन अगर एक बोलेंगे कि बताइए कि भारत की जलवायु कैसी, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। फिर भारत की जलवायु को बहुत बड़े पैमाने पर कौन प्रभावित करता है? तो भारत के जलवायु को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है ये महासागर की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मॉनसून। क्योंकि भारत अपने साल भर में जितनी वर्षा प्राप्त करता है उसका 75% जून से सितंबर के बीच प्राप्त कर लेता है, ये मानसूनी वर्षा है। और बाकी 13% भारत जो है वो जाड़े में बरसात प्राप्त करता है कोरोमंडल तट पे। तो 13% और 75% लगभग मिला ले लगभग 88%, पूरे साल में जितनी वर्षा होती है उसकी लगभग 88% वर्षा मानसूनी वर्षा है, चाहे वो ग्रीष्मकालीन चाहे शीतकालीन। और फिर उसमें से भी लगभग 10% बरसात जो है वो 6% लगभग बरसात जो है वो प्री मानसून है। तो फिर कितना हो गया? 88%, 94%। और फिर जो 2-4% बरसात है वो फिर पोस्ट मानसून है, यानी सब मानसून से ही जुड़े हुआ है। यानी भारत की पूरी वर्षा, चाहे वो प्री मानसून हो, चाहे पोस्ट मानसून हो, चाहे विंटर सीजन मानसून हो, चाहे समर सीजन मानसून है। इसीलिए मानसूनी वर्षा जो है भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इसीलिए भारत की जलवायु को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु वाला देश। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। अब बात करते हैं कि भारत, हमारे देश की जलवायु को कौन कौन से प्राकृतिक कारक हमेशा प्रभावित करते हैं, नियमित रूप से प्रभावित करते हैं। उन कारकों को भी अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पहला कारक है अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन। तो अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये कर्क रेखा है, तो भारत का लगभग आधा हिस्सा, आधा से थोड़ा अधिक हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और आधा से थोड़ा कम हिस्सा उपोष्ण, यानी भारत उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। लेकिन भारत का जो क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में है वहाँ सालों भर तापमान उच्च रहता है और इस इलाके में दैनिक व वार्षिक तापांतर कम रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? तापांतर का क्या मतलब है? तापमान में अंतर। तो एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं तापांतर। और फिर पूरे साल
के अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है उसको हम कहेंगे वार्षिक तापांतर। तो आप ये भी समझिए ना इस तरह से भी कि जैसे जैसे हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं दैनिक या वार्षिक तापांतर बढ़ता चला जाता है, यानी एक ही दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर बढ़ता चला जाएगा जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत है वो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के निकट है, उसका प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर। क्योंकि विषुवत रेखा वो क्षेत्र है जहां सालों भर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, वहां दिन और रात की अवधि बराबर होती है और वहां कोई ग्रीष्म ऋतु, कोई शीत ऋतु नहीं होता, सालों भर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो अगर हम उदाहरण के लिए दें कि चेन्नई में मान लीजिए या केरल में मान लीजिए, अंडमान में अगर यहाँ दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा ना तो रात में यहाँ का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अंतर कितना हुआ? लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अगर हम उदाहरण दें ना, राजस्थान में यहाँ पर एक स्थान है चूरू, राजस्थान के रेगिस्तान में, वहाँ दिन का तापमान गर्मियों में अगर 50 सेंटीमीटर हो जाता है ना तो रात में तापमान गिरकर 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। 30-35 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर जाते हैं तापांतर बढ़ता है और कर्क रेखा के नीचे प्रायः सालों भर अधिक तापमान होता है और तापांतर कम होता है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है। वहाँ विषुवत रेखीय प्रभाव वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो पहला कारक हो गया अक्षांशीय विस्तार जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भारत एक बड़ा देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो ज़्यादा है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, लगभग 29 डिग्री से कुछ ज़्यादा ही हमारा अक्षांशीय विस्तार है। दूसरा वह प्राकृतिक कारक जो भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, पहले भी अभी बताया हूँ, वह हिमालय पर्वत। अगर आप सीधे शब्दों में कहें ना तो हम सब हिमालय पर्वत के कर्जदार हैं, ऋणी हैं। तो यहाँ पर जो ये हिमालय पर्वतमाला है ना, एक तरह का क्लाइमेट डिवाइड, जलवायु विभाजक का काम करता है। मध्य एशिया से हमको अलग रखता है, वहाँ साइबेरिया से आने वाली अत्यंत शीतल पवनों से संपूर्ण भारत को बचा लेता है। और इतना ही नहीं, हिमालय है तब तो उत्तर भारत के मैदान और पश्चिमी इलाके में बरसात होती है, नहीं तो मानसूनी पवनें उधर उत्तर की तरफ निकल जाती। इसीलिए मानसूनी वर्षा कराने में भी हिमालय मददगार है और जाड़े में या साइबेरियाई शीतल पवनों को आने से भी रोक देता है। इसीलिए हिमालय जो है भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। कह सकते हैं कि ये हमारा प्रहरी है। और हिमालय के बहुत सारे लाभ हैं, आर्थिक लाभ हैं, प्राकृतिक लाभ हैं, सामरिक लाभ हैं, बहुत तरह के लाभ हैं। बिजली उत्पादन करते हैं, खनिज संसाधन है, फल है, बगीचे हैं, आपको पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, बिजली हम उत्पादन करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हिमालय का बहुत बड़ा महत्व है भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की जलवायु में। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा कारक जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, वो है जल और स्थल का वितरण। तीसरा ये कारक भी, जल व स्थल का वितरण, ये कारक भी भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। कैसे? देखिए, भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत जो है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। यहाँ देखिए इस वाले मैप में, अब 3 ओर से भारत जल से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरेबियन सी है, इधर हिंद महासागर है। तो सब हिंदी महासागर, हिंद महासागर का पूर्वी भाग कहलाता है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग कहलाता है अरेबियन सी, अरब सागर। तो 3 ओर से विशाल जल राशि से घिरा है और फिर एक बड़ा स्थल खंड है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। तो जहां जल और स्थल का इस तरफ वितरण होता है ना, वहां तापमान में अंतर हो जाता है, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा और तुलनात्मक रूप से जलीय भाग देर से गर्म देर तक गर्म यानी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस तापमान में अंतर के कारण दोनों स्थानों के वायुदाब में अंतर होता है और इस कारण से ऋतु अनुसार तापमान और वायुदाब में अंतर होता है। गर्मियों में अगर यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसीलिए गर्मियों में मानसून का आगमन हो जाता है भारत में। और सर्दियों में यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो प्रेशर है, इसीलिए मानसून लौट जाता है भारत से। शीतकालीन वर्षा दक्षिण में होती है।
तो मानसूनी वर्षा कराने में यह जल और स्थल का वितरण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और भारत की जलवायु को मानसूनी वर्षा बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इसीलिए जल और स्थल का वितरण एक महत्वपूर्ण कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अगला कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है वो है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, तो जो भी स्थान समुद्र के तट के पास है, ये जो इलाका है समुद्र तट के पास, वहाँ समुद्र का प्रभाव पड़ता है, नमी ज़्यादा रहती है ना। तो इसके कारण क्या होता है ना कि इस इलाके में सम जलवायु पाई जाती है, इक्विटेबल क्लाइमेट पाई जाती है, यानी कि गर्मियों में ना तो बहुत अधिक गर्म और सर्दियों में ना तो बहुत अधिक सर्द। अब हमारे यहाँ तो बिहार में गर्मियों में 40, 42, 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो जाता है, राजस्थान में तो 50, 55 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो जाता है, इधर पंजाब हरियाणा साइड भी 48, 45, 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो जाता है। लेकिन आप कभी भी साउथ में जाइएगा ना तो गर्मी में भी तापमान 35 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है, 34, 35, 32, 30 डिग्री सेल्सियस। और हमारे यहाँ जाड़े में पर्वतीय क्षेत्रों में तो खैर बर्फबारी ही होती है, मैदानी इलाकों में शीतलहर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो कभी भी जाड़े में भी, बल्कि जाड़े का तापमान वहाँ जाड़ा वहाँ भी है, लेकिन वहाँ जाड़े में भी कभी भी तापमान 20, 22, 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। ये कारण क्यों नहीं होता? समुद्र के कारण। तो जो भी स्थान समुद्र के निकट है वहाँ सम जलवायु है, गर्मियों में ना तो बहुत अधिक गर्म, सर्दियों में ना तो बहुत अधिक ठंड। जबकि जो स्थान समुद्र से जितना दूर है, जो स्थान समुद्र से जितना दूर है वहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इसको विषम जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। इसलिए समुद्र जो है हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाला, यानी समुद्र तट से दूरी एक ऐसा कारक है जो हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। अब अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है भारत की। तो हम लोग इसको देखते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई ये कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। तो हमने पढ़ा है कि क्षोभ मंडल जो हमारे वायुमंडल का सबसे निचली परत है, तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये हमारी पृथ्वी है। अब क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर और न्यूनतम ऊंचाई 8 किलोमीटर मानी जाती है। तो ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर ऊंचा है और विषुवत रेखा के ऊपर सबसे ज़्यादा 18 किलोमीटर तक ऊंचा है। तो ये जो है हमारा क्षोभ मंडल इस तरह से, अब यहाँ से ये 0 डिग्री है ना, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगा और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी ये क्षोभ मंडल चपटी होती जाएगी। और ये फिर इसके कई कारण हैं, ये सब फाउंडेशन बैच में जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम लोग ये सब पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊँचा है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक क्यों ऊँचा है। ये सब फाउंडेशन में, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी, मेंस में इसमें सवाल नहीं आना। अब आपको समझाने के लिए सब बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्षोभ मंडल में क्या है ना कि जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, क्षोभ मंडल में हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना, वैसे वैसे प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर ऊपर चले गए तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो एवरेस्ट तो 8.5 किलोमीटर ऊंचा है, तो वहाँ तो धरती पे जितना तापमान होगा उससे लगभग 48-50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा अगर एवरेस्ट पे पहुँच गए तो जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे तापमान कम होगा। तो अब यहाँ इसका असर क्या होता है? अब देखिए इसका असर ये होता है कि एनसीईआरटी में एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि यहाँ पे एक शहर बनाया हुआ है एनसीईआरटी में और यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे आगरा है, ये स्थान है आगरा। और बताया हुआ है कि यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम है दार्जिलिंग। अब देखिए तो दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर है, लेकिन जाड़े की ऋतु में किसी महीने में, जनवरी के महीने में जाड़े की ऋतु में अगर यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो यहाँ का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो जब दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर हैं
तो आगरा का तापमान अधिक और दार्जिलिंग का तापमान कम क्यों है? क्योंकि आगरा जो है वो मैदान है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिकतम 200 मीटर के आसपास ही होगी, 150 से 200 मीटर के बीच आगरा की समुद्र तल से ऊंचाई होगी। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम जाएंगे ना, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, तो मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई 200 मीटर तक मानते हैं। तो आगरा की ऊंचाई 150 से 200 सेंटीमीटर होगी, 150 से 200 मीटर होगी समुद्र तल से। जबकि दार्जिलिंग जो है ना वो मध्य हिमालय पर है, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 2000 मीटर होगी लगभग। तो जितना अधिक ऊपर जाएंगे उतना तापमान कम होगा, तो इसीलिए दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह का एक बार बीपीएससी ने पीटी में सवाल पूछ दिया था कि एक ही ऋतु में शिमला और अमृतसर के तापमान में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर दूं ना, तो यहाँ पर जो शहर है वो शहर है अमृतसर, ये है अमृतसर। और यहाँ पर जो शहर है ना हिमाचल में, ये है शिमला। और आप देखिए तो दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर है, लेकिन अमृतसर फिर वही बात, अमृतसर मैदान है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम है, और शिमला मध्य हिमालय पर है, हिल स्टेशन है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है। इसीलिए जाड़े की ऋतु में अगर यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस है, तो अमृतसर का तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस होगा। इसीलिए समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता चला जाता है, जो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो एक आखिरी प्रमुख कारण है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, उसको हम लोग कहते हैं उच्चावच। उच्चावच एक शुद्ध हिंदी है जिसको इंग्लिश में हम लोग रिलीफ बोलते हैं, और रिलीफ से भी ना समझें तो आसान शब्द है स्थल रूप। तो भारत में अलग अलग स्थल रूप, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खाई है, कहीं घाटी है। तो इस चीज़ के कारण भारत की जलवायु अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है, वर्षा की मात्रा अलग अलग है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि ये जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ से जो ये वर्षा की दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर टकराती है, तो इधर 400 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है। लेकिन जब इधर से उतरती है तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, और आगे तो रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर अरावली के कारण, अरावली मानसूनी पवनों को कोई अवरोध ही उत्पन्न नहीं कर पाती, इसीलिए इधर से ये मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती है, यहाँ मरुस्थल बन जाता है। 25 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा यहाँ दर्ज की जाती है। जैसलमेर में तो खाली जैसलमेर की बात करें तो 9 सेंटीमीटर, अगर आप पूरा पश्चिमी राजस्थान करें तो 15 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर जाती है, इधर खूब वर्षा होती है, और यहीं पर है खासी, कीपनुमा आकृति है उस स्थलाकृति की, उस उच्चावच की, तो संसार में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इस तरह से भारत में अलग अलग उच्चावच स्थलाकृति होने से वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है, और ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक मेजर रोल प्ले करता है। इस तरह से आप देखें कि ये सारे 6 कारण मैंने दिखाए, ये 6 कारण नियमित रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसे कारक हैं जो अनियमित रूप से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एल नीनो, जो करीब 5 साल 7 साल की अवधि पर भारत के मानसून को कमजोर या विफल कर देता है। उसी तरह एक हिंद महासागरीय द्विध्रुवीय गति है, इंडियन ओशन डाइपोल, वो भी एल नीनो की तरह अनियमित रूप से भारत में मानसून को कमजोर या मजबूत कर देता है। तो ये सब अनियमित है। इसीलिए जब भी ये सवाल है ना कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए, तो जो 6 कारक बताए उसकी व्याख्या करिए, और नीचे में लिख दीजिए कि इन नियमित कारकों के अलावा एल नीनो और हिंद महासागरीय द्विध्रुवीय गति जैसे ऐसे अनियमित कारक हैं जो भारत की जलवायु को अनियमित रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये जो है आपका एक कंप्लीट उत्तर हो जाता। तो मैं मानता हूँ कि मैंने आपको समझाने का जो पूरा प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। और एक बार फिर से दोहराता हूँ कि आज तक का जितना भी मेरा लेक्चर्स है वो आपको YouTube पर मिल रहा है, मिलेगा। आज वाला भी अपलोड होगा, कल वाला भी नहीं हुआ वो भी आज अपलोड होगा, लेकिन इसके बाद से मेरे जो भी लेक्चर्स होंगे वो ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएंगे। तो विकल्प दी ऑप्शन का, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से गूगल प्ले से आप ऐप इंस्टॉल करें, और मेरे आगे के लेक्चर्स को अगर देखना है तो आपको अब आप उसी माध्यम से देख पाएंगे। आज के बाद आज तक जो है वो YouTube पर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।